राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 17वीं कहानी रेखा भगत को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि गांव में अकाल पड़ने के कारण बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत से गांव छोड़ पलायन कर जाते हैं। लेकिन फिर भी रेखा सहित कुछ किसान गांव में जस के तस बने रहते हैं। अगले साल अच्छी बारिश के बावजूद भी ये किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन इससे जमींदार और उनके प्यादों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं रेखा भगत की पटवारी के साथ कुछ लौकियों को लेकर झड़प हो जाती है, जिसे पटवारी जमींदार के सामने बढ़ा चढ़ा कर सुनाता है, जिसे सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं कि पनिशमेंट के तौर पर रेखा भगत के घर से 5 सेर दूध नजराने के तौर पर अब आना चाहिए, जिसे देने में रेखा असमर्थता जाहिर करता है। वे कहता है कि उसके घर में ना तो गाय है ना भैंस है, वे दूध नहीं दे सकेगा। जमींदार तैश में आकर अपने प्यादों को यह हुक्म देता है कि यदि गाय भैंस नहीं है तो उसकी स्त्री का दूध ही दुह कर लाया जाए। प्यादे उस बात पर अमल करते हैं। रेखा को पेड़ से वे बांध देते हैं और उसकी स्त्री को पूरे गांव के सामने स्तन निचोड़कर उसका दूध दोहते हैं। अपमान की आग में रेखा जलता है और अपनी पत्नी से कहता है कि उसके हाथ खोले और जो भी कुछ वे समेट कर ले जा सकती है बच्चे समेत यहां से चली जाए अपने मायके, क्योंकि अब वह घर में आग लगा देगा और पूरे गांव के अपमान का बदला लेगा, साथ ही पटवारी और मुंशी का समूल नाश कर देगा, और वह ऐसा कर दिखाता है। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन अंग्रेजों पर इल्जाम लगाते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस तरह के कई रेखा भगत जो है वो पैदा कर दिए हैं देश में। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है और अब हम इसकी अगली कहानी की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसकी 18वीं कहानी है मंगल सिंह, और इसका काल है 1857 ईस्वी, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी पृष्ठभूमि को लेकर ये लिखी गई है। वह दोनों आज टावर देखने गए थे। वहां उन्होंने उन कोठरियों को देखा जिसमें राजा के विरोधी जिंदगी भर सड़ा करते थे। उन सिकंजों, कुल्हाड़ों और दूसरे हथियारों को देखा जिनसे राजा ये साबित करते थे कि जीवन मरण उनके हाथ में है और सही मायने में वे पृथ्वी पर ईश्वर के युवराज या यमराज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने उन्हें आकर्षित किया वह स्थान जहां इंग्लैंड के राजा रानियों के सिर काटकर भूमि पर लुंठित हुए थे, मतलब भूमि पर लौट रहे थे। एनी रसल ने आज भी उसके हाथ में अपने कोमल हाथों को दे रखा था, किंतु आज उनकी कोमलता का कुछ दूसरा ही असर उसके ऊपर चढ़ रहा था। जान पड़ता था फाराडे की बिजली, जिसे 11 साल की पहले 1845 ईस्वी उस वैज्ञानिक ने आविष्कृत किया था कि भांति वे शक्ति निकलकर एनी के हाथ से उसके शरीर में दौड़ रही है। मतलब मंगल सिंह को एनी के छूने से करंट जैसा महसूस हो रहा था। मंगल सिंह ने कहा, एनी तुम बिजली उद्गम विद इन ब्रैकेट बैटरी हो क्या? ऐसा क्यों कहा मंगी? मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। 16 साल पहले जब इंग्लैंड की भूमि पर मैंने कदम रखा था तो जान पड़ता था कि अंधेरे से उजाले में चला आया। मुझे यहाँ एक विशाल दुनिया लंबाई चौड़ाई में नहीं बल्कि भविष्य के गर्भ में दूर तक बढ़ती दुनिया दिखलाई पड़ी। चुकंदर की चीनी विद इन ब्रैकेट 1808 ईस्वी, भाप का जहाज स्टीमर 1819 ईस्वी, रेलवे 1825 ईस्वी, तार 1833 ईस्वी, दिया सलाई 1838 ईस्वी, फोटो 1839 ईस्वी और बिजली की रोशनी 1844 ईस्वी जरूर देखने के लिए नई और आश्चर्यजनक चीजें ही थीं। किंतु जब कैम्ब्रिज ने मुझे उनके बारे में पढ़ने तथा रसायन शाला में प्रयोग कर देखने का मौका मिला तो मुझे समझ में आने लगा कि दुनिया के भविष्य में क्या लिखा है। तो राहुल सांकृत्यायन जी बार बार साइंस पढ़ने पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि अब जो है दुनिया वो साइंस के जरिए ही चलेगी, इसलिए विज्ञान के पठन पाठन की आदत डाल लेनी चाहिए। सचमुच तुम्हें इंग्लैंड में आना अंधेरे से उजाले में आना सा मालूम हुआ? उन्हीं आर्यों में जिन्हें अभी मैंने बतलाया। तो अब वहां पर भी ये लोग जोड़ रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो आर्य नस्ल के हैं और हम भी तो आर्य नस्ल के हैं। तो मोर और लेस कहने का ये मतलब है कि सारे आविष्कार तो आर्यों ने ही किए हैं।
आगे सुनिए। नहीं तो भारत छोड़ते वक्त मेरे मन में सिर्फ दो ख्याल थे। एक तो अपने प्रिय इष्ट देवता प्रभु मसीह के भक्तों के देश को देखूंगा। दूसरे अपने कुल की खोई राजलक्ष्मी को लौटाने की कोशिश करूंगा। तो ये राजलक्ष्मी कुछ और नहीं बल्कि हिंदू राजलक्ष्मी की बात हो रही है। पहले की कहानी चक्रपाणी में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। कितने ही बार मैंने चाहा तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूं, लेकिन बातें ऐसे ही भूल गई। आज मंगी उसे कहो जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उसे कहने में मुझे क्या उज्र होगा। चलो प्यारी यानी टेम्स के इस शांत स्रोत पर। टेम्स उतनी बड़ी उतनी सुंदर नहीं जितनी हमारी गंगा है। तो भी कितनी ही बार जब मैं टेम्स को देखता हूं तो गंगा की मधुर स्मृति आ जाती है। तो पूरा जो है ना वो हिंदू ग्लोरिफिकेशन को लेकर ही चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। एनी, तुम जानती हो ईसाई ईश्वर ईसा मसीह को छोड़ बाकी सारी पूजाओं को कुफ्र समझते हैं और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु टेम्स ने ईसाई से एक बार फिर मुझे काफिर बनाया। जहां तक मैं समझती हूँ ये सारी बातें जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए लोग कहते हैं कि जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता वे काफिर है। अब यहाँ पर इसे ईसाइयों के लिए कहा गया है। तो ईसाई धर्म के जो जानकार हैं वे मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा इस बात को लेकर। मैंने अपने हिंदू काफिर माँ को बड़ी भक्ति से फूल चढ़ा गंगा को प्रणाम करते देखा। अब दोनों टेम्स के किनारे पहुंच गए थे। उन्होंने पत्थर के एक चबूतरे पर आसीन हो टेम्स की ओर मुंह कर लिया। कंटोप जैसी सफेद तोपों से निकलकर गालों पर लटकती एनी की सुनहली जुल्फें हवा के झोंकों से लहरा उठी। मंगल ने उन्हें चूम लिया, फिर अपनी बात प्रारंभ की। इस टेम्स के किनारे से कितनी ही बार मैंने मानस फूल अपनी गंगा को अर्पित किए। गंगा को फूल चढ़ाती थी तुम्हारी माँ बड़े भक्ति भाव से, जैसे ईसाई प्रभु मसीह के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। मैं उस वक्त पहले पहल ईसाई हुआ करता था। मुझे यह घृणित प्रथा मालूम थी, किंतु अब न जाने कितनी बार मैं गंगा के प्रति अपने मानस अपमान के लिए पश्चाताप कर चुका हूं। मतलब मंगल सिंह को पहले ये सारी प्रथाएं जो है ना वो घृणित लगती थी, बेकार की फालतू की लगती थी, और अब उसको लगता है कि वह कितना बेवकूफ था जो गंगा मैया का अपमान कर रहा था। ऐसा सोचकर ईसाइयत ने जिस भावना को नष्ट करना चाहा, हमारे कवियों ने उसे फिर से उज्जीवित किया। जानते हो ना, हम लोग इसे पिता टेम्स कहते हैं और हम गंगा माई। तुम्हारी कल्पना और मधुर है मंगी। अच्छा सुनाओ अपने बारे में। अब मंगल सिंह क्या कह रहा है वे सुनिए। बनारस और रामनगर गंगा के इस पार और उस पार थोड़ी दूर पर बसे हैं। मैंने 16 वर्ष तक गंगा को देखा। मेरा मकान बनारस के गंगा के बिल्कुल किनारे था, जिसके नीचे 60 पौड़ियां की सीढ़ी गंगा धार तक चली गई थी। शायद जब मैंने आंखें खोली तभी माँ ने गोद में ले गंगा मैया को मुझे दिखलाया। क्या जाने क्यों जान पड़ता है गंगा मेरे खून में है। रामनगर में मेरे दादा का किला है, किंतु उसे मैंने एक दो बार ही गंगा पर नाव से चलते वक्त देखा है। भीतर जाकर या अधिक बार देखने की इच्छा नहीं होती थी। माँ तो और भी उधर जाना नहीं चाहती। और जानती हो एनी, कभी उस किले में की युवरागी बनती और आज अंग्रेजों के डर से मारे बनारस के एक घर में नाम बदलकर जिंदगी काट रही है। वह कैसे उस किले को आंख खोलकर देखने का साहस करती। मेरे दादा महाराज चेत सिंह को लुटेरे वॉरेन हेस्टिंग्स ने नाहक पामाल किया। हेस्टिंग्स को इंग्लैंड में अपने किए का कुछ फल मिला, किंतु मेरे दादा के साथ कभी न्याय नहीं किया गया। चीने राज को लौटाना सस्ता न्याय नहीं था। यानी तुम्हारी माँ अब भी जिंदा है। हमारे पादरी की चिट्ठी बनारस से जब तब आती रहती है और उनके जरिए मैं भी माँ को पत्र लिखा करता हूँ। 5 महीने पहले तक तो वह जीवित ही थी। यानी तो तुम पहले ईसाई ना थे? नहीं, मेरी माँ अब भी हिंदू हैं। मैंने पहले चाहा था उन्हें भी ईसाई बनाना, किंतु अब तो तुम भी माँ के साथ गंगा माई को फूल चढ़ा प्रणाम करोगे और पादरी साहब कहेंगे इसने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। तुम
तुम ईसाई कैसे हुए? कोई खास अंतः प्रेरणा का सवाल ना था। बनारस में भी अंग्रेज पादरी ने ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं, किंतु बनारस स्वयं हिंदुओं का रोम है, इसलिए उन्हें उतनी सफलता नहीं होती। तो ये लोग जो है ना, अ, हमेशा दूसरे की चीजों को एक्वायर करते हैं। बनारस को अब भारत का रोम ये लोग कह देते हैं। ये भारत में रोम जैसी सिटी नहीं बना सकते, इसीलिए उधार ले लेते हैं दूसरों के नाम, जैसे कि चौटा बनाना बनारस को। हुआ नहीं अभी तक। एक बार एक डॉक्टर पादरी ने मेरी माँ का इलाज किया था, जिसके बाद उसकी स्त्री मेरे घर में आने जाने लगी। मेरी माँ और उसमें परिचय ज्यादा बढ़ गया। मैं छोटा था और मुझे अक्सर गोद लिया करती थी। मैं, तुम लड़कपन में भी बड़े सुंदर रहे होगे मंगी, कौन तुम्हें गोद में लेना ना चाहता। फिर उसी पादरी ने माँ को समझाया कि बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाओ। 5-6 ही वर्ष से पादरी ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। माँ अपने परिवार के अतीत के वैभव के बारे में सोच रही थी और वह मन ही मन आशा रखती थी कि शायद अंग्रेजी पढ़कर मेरा बेटा वंश की लक्ष्मी लौटाने के लिए कुछ कर सकेगा। मैं 3 वर्ष का था तभी मेरे पिता मर गए थे, इसलिए माता ही को सब कुछ करना था। हमारी संपत्ति तो राज्य के साथ ही चली गई थी, किंतु माँ के पास अपनी सास के दिए काफी जेवर थे और मेरे मामा भी अपनी बहन का ख्याल रखते थे। 8 वर्ष का होने के बाद मैं ज्यादा पादरी और पादरिन के घर पर रहता। मुझे हिंदू धर्म के बारे में बहुत कम सुनने का मौका मिला। यदि कुछ मिला तो पादरिन के मुख से। मैं कहा करती थी, तुम्हारा ही भाग्य है बेटा जो तुम्हारी माँ बच गई, नहीं तो तुम्हारे बाप के मरने के बाद उन्हें लोग जिंदा जलाकर सती कर डालना चाहते थे। मेरी माँ को जिंदा जलाया जाना, सती होना और हिंदू धर्म को एक समझकर तुम ही समझ सकती हो एनी। ऐसे धर्म के लिए अपार घृणा के सिवा मेरे दिल में और क्या हो सकता था। तो कहने का मतलब यह है, ये कह रहे हैं कि जिंदा जलाया जाना, सती होना जो है और हिंदू धर्म होना वो अलग अलग बातें हैं, एक जैसी बातें नहीं हैं। तो यहाँ पर ये बता दूं कि राहुल सांकृत्यायन जी जानबूझकर अपने पाठकों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसी चीजें लिखी हैं। वे इतने तो ज्ञानी थे कि वे समझ सके कि सती प्रथा जो है वो एक्सक्लूसिवली हिंदू धर्म का एक अंग है। ये कुप्रथा जो है वो हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो ये हिंदू धर्म से अलग कैसे हुई। और जो धर्म स्त्री को या किसी भी मनुष्य को अछूत बनाए, स्त्रियों को जिंदा जलाने की बात करे, उस पे गर्व करने लायक जैसा तो कुछ नहीं है। ऐसे धर्म के लिए अपार घृणा के सिवा मेरे दिल में और क्या हो सकता था। उस वक्त सती प्रथा बंद होने में विद इन ब्रैकेट 1829 में 2 साल की देर थी। मेरी भलाई का ख्याल कर माँ ने पादरिन की बात मान ली और मुझे पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता में जब मैं पढ़ रहा था तब माँ को संदेह हुआ कि पादरिन ने मुझे ईसाई बनाने के लिए ही यह सब कुछ किया है। अच्छा हुआ जो माँ को पहले न मालूम हुआ, नहीं तो मुझे अपनी आंखें खोलने का मौका न मिला होता। बच्चों की पढ़ाई का क्या भारत में ख्याल नहीं किया जाता? मुझे पढ़ाया जाता, किंतु 1300 वर्ष पहले के लिए जो विद्या लाभदायक होती वही। तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि इसका सीधा मतलब है कि वेद पुराण शास्त्र आदि जितनी भी विद्याएं हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं और आज के युग के लिए वो इररेलेवेंट हैं। फिर इंग्लैंड आने के लिए माँ की आज्ञा मिली कैसे? आज्ञा मिलती, मैं बिना पूछे ही चला आया। पादरी ने मदद की, कैम्ब्रिज में पढ़ने का इंतजाम किया। यहां से मैंने जब कुशल आनंद का समाचार माँ को लिखा तो उन्होंने आशीर्वाद भेजा। वे 55 से ऊपर हो गई हैं, हर चिट्ठी में चले आने के लिए लिखती हैं। तो मतलब जिन लोगों ने हायर एजुकेशन का इंतजाम किया वो भी इनके लिए घृणित हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। और तुम क्या जवाब देते हो? जवाब क्या, बहाना। वह समझती हैं मैं राजधानी में हूं, इंग्लैंड की रानी से मेरी मुलाकात है और किसी वक्त में चेत सिंह की गद्दी का मालिक होकर लौटूंगा। मतलब सब कुछ ये लोग भी अपने मतलब के लिए करते हैं, लेकिन इल्जाम ही दूसरे के ऊपर लगा देते हैं कि दूसरा जो है वो
बहुत ज्यादा मतलबी है, जबकि असल में मतलब ये खुद साध रहे होते हैं। उस वक्त बेचारी गंगा की पुजारन का क्या मालूम था कि तुम्हारी मुलाकात रानी विक्टोरिया से नहीं बल्कि दुनिया के मुकुटधारी शिरों से भयंकर शत्रुता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स से है। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स जो है वो सामंतशाही के घोर विरोधी रहे हैं। अभी जब भारत पूंजीवादी दुनिया और उसकी शक्ति का ही ज्ञान नहीं रखता तो मार्क्स के साम्यवाद को कैसे समझ पाएगा। कितनी ही बार और मुझे आश्चर्य होता है यहाँ बैठे बैठे कैसे उसको भारत के जीवन प्रवाह का इतना ज्ञान है। लेकिन ये कोई जादू का चमत्कार नहीं। पिछले 300 वर्षों में भिन्न भिन्न अंग्रेजों ने भारत के बारे में जितना ज्ञान अर्जन कर लिपिबद्ध किया वे सब यहीं लंदन में मौजूद है। मतलब हमारे देश के बारे में अंग्रेजों ने ज्यादा ईमानदारी से तथ्य जुटाए हैं जो ज्यादा बेहतरीन और सच्चे हैं। लेकिन यदि आप उन तथ्यों को वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से कंपेयर करेंगे ना तो आपको वो दिखाई ही नहीं देंगे। आगे सुनिए, मार्क्स ने जब गर्द पड़ी पोथियों को बड़े ध्यान से उल्टा और जो कोई भी भारतीय वहां मिल जाता उससे पूछ पूछ कर वह अपने निर्णय की परीक्षा करता। मार्क्स के भारत के भविष्य के बारे में क्या विचार हैं? वह भारत के योद्धाओं की वीरता की बड़ी प्रशंसा करता है। वह हमारे दिमाग की दाद देता है, किंतु हमारी पुराण पंथिता को भारत का सबसे बड़ा शत्रु समझता है। हमारे गांव स्वयंधारी छोटे छोटे प्रजातंत्र हैं। प्रजातंत्र? मैं भी पूछ रही हूँ, प्रजातंत्र? प्रजातंत्र यहाँ पर कब था? यहाँ पर तो छोटी बड़ी रियासतों का गुच्छा था देश, जिसे आकर अंग्रेजों ने एक देश की शक्ल दी और इसे एक नाम दिया। उससे पहले तो ये छोटी बड़ी रियासतों का अड्डा था कहना चाहिए, और ये राजा जो हैं वो जनता का खून चूसा करते थे। सबसे बड़ा शासन इस्लामी धर्म का और मुगलों का इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के साथ छेड़खानी नहीं की। लेकिन अंग्रेजों ने उसमें भी उंगली कर दी और अस्पृश्यों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। तो यहाँ पर प्रजातंत्र जैसी कभी कोई बात नहीं थी। राहुल सांकृत्यायन ने पाठकों के सामने झूठ परोसा है। सारा देश नहीं, उसका एक जिला, क्या 2 गांव मिलाकर भी नहीं, सिर्फ एक अकेला गांव, किंतु सभी जगह नहीं। वहां लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंग्रेजी नकल पर जमींदारी कायम कर दी। वहां का ग्राम प्रजातंत्र पहले खत्म हो गया। इस ग्राम प्रजातंत्र का संचालन जनसम्मत 5 या उससे अधिक पंच करते हैं। पुलिस, न्याय, आबपाशी, शिक्षा, धर्म आदि सभी विभागों का वे संचालन करते हैं और बहुत ईमानदारी, बुद्धिमता, न्याय और निर्भयता के साथ गांव की एक एक अंगुल जमीन या छोटे से छोटे आदमी की इज्जत की रक्षा के लिए अपनी पंचायत के हुक्म पर गांव का बच्चा या बड़ा हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहता है। मुसलमान शासकों ने पहले पहल, जबकि उनका राज दिल्ली के आसपास थोड़ी ही दूर तक था और वह अपने आप को मुसाफिर समझते थे, पंचायतों को नुकसान पहुंचाना चाहा था, किंतु पीछे उन्होंने पंचायतों के स्वायत्त शासन को मंजूर किया। जैसा कि पिछली कहानियों में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, चाहे बाबा नूरदीन हो या रेखा भगत जैसी कहानियां हों, उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। यह अंग्रेज शासक और उसमें भी खासकर इंग्लैंड का जमींदार कॉर्नवालिस भी था, जिसने ग्राम प्रजातंत्र को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया और कितने ही अंश तक सफलता पाई, किंतु उतने से ज्यादा वे जल्दी न टूटती। ग्राम के प्रजातंत्र और उसकी आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा घातक प्रहार पड़ा है। मैनचेस्टर, लंकाशायर के कपड़े, शेफील्ड के लोहे की चीजें तथा इसी तरह के और कितने ही यहाँ से जाने वाले माल का 10 जुलाई 1822 को कलकत्ता में पहला भाप से चलने वाला जहाज विद इन ब्रैकेट स्टीमर पानी में उतारा गया। इसके साथ ही गांव के आर्थिक प्रजातंत्र की रही सही नींव को भी खत्म कर दिया। हिंदुस्तान के बारीक मलमल की खान ढाका अब 2/3 वीरान है एनी। और गांव के जुलाहों की हालत मत पूछो। जो भारतीय गांव अपने लोहार, कुम्हार, जुलाहे, कथिनों के कारण अपने को स्वतंत्र समझता था, अब उसके ये
कारीगर हाथ पर हाथ धरे धूल बैठे भूखे मर रहे हैं और उनके लिए लंकाशायर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, शेफील्ड माल भेज रहे हैं। सिर्फ कपड़े को ले लो। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन में भारत के 18,66,608 थान कपड़ा आया था और 1835 ईस्वी में 3,73,085 थान। इन्हीं दोनों सालों में हमारे यहाँ विलायती कपड़े का जाना बढ़ गया। अब ढाका के मलमल को तैयार करने वाला भारत अपनी रुई को विलायत भेज कपड़ा बनवा रहा है। और कितना हाल ही का आंकड़ा ले लो। 1846 ईस्वी में 10,75,309 पाउंड की रुई यहां आई। कितनी क्रूरता, कितना अत्याचार। किंतु मेरे गुरु कहते हैं हमारा दिल रोता है विदेशियों के इस अत्याचार के लिए, किंतु हमारी बुद्धि खुश होती है इस पुरान पंथी गढ़ के पतन से। तब दोनों का दो रास्ता होगा, दोनों का दो रास्ता होगा ही एनी। माँ कितनी पीड़ा अनुभव करती है प्रसव के वक्त, किंतु साथ ही वह संतान की प्राप्ति का आनंद भी अनुभव करती है। बिना विध्वंस के रचना नहीं हो सकती। इन छोटे छोटे प्रजातंत्रों को तोड़े बिना एक शक्तिशाली बड़े प्रजातंत्र की नींव नहीं रखी जा सकती। जब तक भारतीयों की शक्ति केवल अपने ग्राम प्रजातंत्र तक सीमित है, तब तक बड़ी देश भक्ति सारे भारत के लिए आत्म त्याग को वह नहीं प्राप्त कर सकते। अभी अंग्रेज सिर्फ जहाज, रेल, तार जैसे अपने व्यापार के सुविधे वाले यंत्रों को ही भारत में फैला रहे हैं, किंतु मार्क्स का कहना ठीक है। जब रेलों के बनाने और मरम्मत करने के लिए अंग्रेज पूंजीपति भारतीय कोयले, लोहे का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, तो कितने दिनों तक वहीं सस्ते और इन सामानों के तैयार करने में वे परहेज करेंगे। भारतीय विभाग भी साइंस के इन चमत्कारों को अपने सामने देखते हुए कब तक सोया रहेगा। तो यहाँ पर तो काफी सही बात कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। वे ये है कि जब लगातार कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, तब अंग्रेजों के लिए भी जरूरी हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज जो है वो इंडियन सेटअप में ही हो या भारत के अंदर ही इंडस्ट्रीज को लगाया जाए। और तब लोगों को जो है विज्ञान की असली शक्ति मालूम पड़ेगी और विज्ञान की शक्ति को देखने के बाद वे कितने दिन उससे दूर रह सकेंगे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। आप इसके ऊपर मंथन जारी रखिएगा और यदि जो सवाल मैंने पूछा था ईसाई धर्म को लेकर आपके पास हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। जय भीम, धन्यवाद।